जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म यानी कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन है कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो ये परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है कि बढ़ती है। तो दोस्तों, किसी भी सारणी के आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसमें परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि उसका आकार घटता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नांकित में सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन है। दोस्तों, देखिए, सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। क्वेश्चन चौथा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार क्या होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर जो आकार होता है वो बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि आकार क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पे परमाणु की जो साइज होती है वो दोस्तों घटती है, क्योंकि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो घटती है। इससे पहले हमने पढ़ा कि त्रिज्या घटती है, तो अगर त्रिज्या घटेगी तो आकार भी क्या होगा दोस्तों, घटेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सातवां है कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो अब तक 118 तत्वों का पता लग चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम कब दिया था, यानी कि मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था। तो आपको पता है कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम सन 1871 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है कि क्रियाशील है कि सक्रिय है कि उदासीन है। दोस्तों, तो ये हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या दोस्तों, अक्रिय गैस है, ये कोई से क्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दोस्तों कैल्शियम तक प्रभावी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11वां है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उसके परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु आयतन के, घनत्व के। तो होते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमानों के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के, धातुई गुण के। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। तो देखिए, मेंडलीफ ने तत्वों के रासायनिक सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे कौन थे दोस्तों, न्यूलैंड्स थे।
क्वेश्चन 16 है कि त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो त्रियक नियम का प्रतिपादन डावे राइनर ने किया दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व दोस्तों हीलियम है, यानी कि जो 18वां होता है स्तंभ, 18वें स्तंभ को ही बोला जाता है शून्य समूह, क्योंकि उसके सारे तत्व अक्रियशील हैं। क्वेश्चन 18 है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार दोस्तों परमाणु संख्या, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है ये परमाणु संख्या के आधार बनी है। यहाँ पे क्वेश्चन 20 है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे ऊर्ध्व लिखना दोस्तों, स्तंभों को कहा जाता है, तो ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है दोस्तों वर्ग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि अक्रिय तत्व कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे अक्रिय तत्व है हीलियम। जैसा कि ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है K2O, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में दोस्तों 7 आवर्त हैं और 18 स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तो उन्होंने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को आणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इससे पहले मैंने बोला था कि जो 18वां वर्ग होता है उसमें जितने तत्व होते हैं वे सब शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि वे अक्रिय होते हैं। तो अक्रिय में को दोस्तों ये आता है हीलियम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? तो ये क्वेश्चन इससे पहले शायद आ चुका था, 1865 से 1866 ईस्वी में ही दिया था उन्होंने, इसी के बीच। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि LiBeB और Na, जो कि यह है लिथियम का, यह है बेरिलियम का, यह है बोरान का, यह है सोडियम का, को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये दोस्तों हो जाएगा पहले सोडियम, फिर लिथियम, फिर बोरान, फिर बेरिलियम, यानी कि ऑप्शन आपका 8 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है 7 और वर्ग की संख्या है 18, जो कि इससे पहले मैंने आपको बता चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये मैंने आपको बताया था कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन डावे राइनर ने किया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ कहते हैं क्या दोस्तों? वर्ग कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियां के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? धात्विक प्रकृति घट जाती है। तो ये दोस्तों सत्य बात है कि अगर आप किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो वहाँ पे धात्विक गुण घटता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो सही बात है, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जी बिल्कुल सही है। इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं दोस्तों, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 32 है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें कहलाती है। तो वर्ग कहलाएगी कि आवर्त कहलाएगी कि अपर रूप, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको बोलते हैं वर्ग, और जो क्षैतिज होती है उसको बोलते हैं आवर्त, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है कि आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त को दोस्तों दीर्घ आवर्त कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन दोस्तों उपधातु है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को दोस्तों क्षार धातु कहा जाता है, जैसा कि ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका था।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं। तो उपधातु कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं दोस्तों। यह है क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन को देते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आई है और बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, कुछ नहीं भी आ रहा होगा। सो दोस्तों आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आ रहे थे आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। और दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं बहुत ही डिटेल में समझाता हूं, हालांकि यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आता होगा अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, क्योंकि केवल आप लोग को दोहराना था, कुछ मिस्टेक होती होंगी तो आप उसको केवल समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।